जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम का है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछली साल किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब की बार 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी के पेपर में। सबसे पहली बात, ये हिंदी साहित्यिक हिंदी नहीं है। साहित्यिक हिंदी होती है आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स की। ये है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी होती है वो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स की। जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या आप साइंस साइड से हैं तो आपको सामान्य हिंदी ही देखने को मिलेगी आपके पेपर में। इसमें और साहित्यिक हिंदी में कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं। साहित्यिक हिंदी का वीडियो बाद में आएगा, पहले हम सामान्य हिंदी देखते हैं। और मोस्टली लोग यही पेपर देकर आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा कि मेरा कौन सा आएगा मेरा कौन सा आएगा। अगर आपने मैथ केमिस्ट्री लिया हुआ है या मैथ या बायो लिया हुआ है या कुल मिलाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आपको 2024 में यही पेपर देकर आना है। आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आएगा 5 क्वेश्चन आपके गद्य खंड से। ये 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे, यानी क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में एक आंसर सही रहेगा, उसको पेपर में लिखना है, उसका आपको मिलेगा 1 नंबर। 5 क्वेश्चन आएगा गद्य खंड से और सेम ही 5 क्वेश्चन आएगा पद्य खंड से। यहाँ पर देखेंगे ये अंगा तक है ना, 5 क्वेश्चन है आपका, तो ये हो गया आपका गद्य खंड का। और यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये है आपका पद्य का। इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, 10 क्वेश्चन होता है जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी गाइड उठानी पड़ेगी और उस गाइड में आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे बहुविकल्पीय। वहाँ से आप इन 10 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, लेकिन बिना 200-250 क्वेश्चन को पढ़े हुए आप इनके क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। या बात याद रखिएगा, यानी अगर आपको शुरुआती के 10 क्वेश्चन तैयार करना है, पेपर में अच्छे से करना है, तो आपको 250 क्वेश्चन कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। बहुविकल्पीय वाले पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा। ये हो गया पहला और दूसरे क्वेश्चन की बात, दोनों बहुविकल्पीय आएंगे। तीसरे से शुरू होता है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है, और तीसरा क्वेश्चन आता है आपका एक गद्यांश। गद्य खंड है। अगर आपने अपनी क्या कहते हैं बुक जो है, बुक में सारे लेसन्स की समरी याद की हुई है या बुक में जो सारे चैप्टर दिए गए उनको एक बार पढ़ा है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 क्वेश्चन का रहेगा तीसरा आपका क्वेश्चन, 10 नंबर का रहेगा तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। और यहाँ पर देखेंगे, फिर से हम पढ़ते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर आपने किताब में पढ़ा है तो आपको गद्यांश में क्या होता है, पाठ का नाम लेखक का नाम बताना होता है, तो वो तो आपको तभी पता चल पाएगा जब आपने आपकी किताब को पढ़ा है। बट बाई चांस आप मान लीजिए आपने किताब नहीं पढ़ी है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस चारों 5 लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन का खा गा घा अंगा, तो पहला वाला क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, तो इन चारों का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे लेंगे, क्योंकि इसी चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। सेम इसी तरह से आएगा आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि आपकी किताब से एक कविता दी जाएगी आपको। ये अथवा में 2 रहते हैं, या तो आप पहला कर लीजिए, जैसे आपने गद्यांश है तो ये आपका पहला गद्यांश है, ये आप ये कर लीजिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला गद्यांश कर लीजिए। दोनों में एक ही गद्यांश करना है, दोनों आपको नहीं करना है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन आएगा एक पद्यांश का, एक कविता का। अगर आपने पढ़ा है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए, श्रद्धा मनु का है। अगर आपने पढ़ा है तो आप मनु का है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहले का 2 नंबर आपका हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप कोई भी कर सकते हैं, व्याख्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। 2 नंबर का रहता है, 1 नंबर आपको वैसा भी मिलता है अगर आप कुछ भी लिख कर आते हैं व्याख्या में तो। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाता है। तो अगर आपने किताब पढ़ा है तो मान चलिए 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, 4 नंबर आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन 8-8 16 नंबर आपको किताब से नहीं मिलेंगे, वो इसी पेपर को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें या तो आप ये कर सकते हैं, मान चलिए आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप इसको लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे।
या आप दोनों में कोई एक लिखेंगे, दोनों लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप एक लिखेंगे 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। पाँचवां क्वेश्चन, पहले में बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, दूसरे में भी बहुविकल्पीय था, तीसरे में एक गद्यांश था, उसमें आपको आंसर देना था, 10 नंबर का था। चौथे में एक पद्यांश, एक कविता थी जिसका आपको आंसर देना था, वो भी आपका 10 नंबर का था। अब हम आएंगे पाँचवें पर। पहले दूसरे में क्या था? पहले दूसरे में था आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तीसरे चौथे में आपका गद्यांश और पद्यांश था। पाँचवें में आता है आपका साहित्यिक परिचय। ध्यान रहे, जो साहित्यिक हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जीवन परिचय पूछा जाता है, उनमें साहित्यिक परिचय बहुत कम पूछा जाता है। कभी कभी उनके पेपर में साहित्यिक परिचय लिखने को आता है और कभी कभी जीवन परिचय लिखने को आता है। तो अगर आप साहित्यिक हिंदी के हैं तो आपको साहित्यिक परिचय भी याद करना पड़ेगा और जीवन परिचय भी याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सामान्य हिंदी के हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इसके लिए केवल साहित्यिक परिचय याद करना है। पेपर में साहित्यिक परिचय से आपका काम चल जाएगा। एक आपका गद्यांश से आएगा, यानी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा और एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। लगभग 2 नंबर आपको इनकी रचनाएं लिखने पर मिलता है, 3 नंबर साहित्यिक परिचय लिखने पर मिलता है। तो आप तैयार करके जाइएगा। फिलहाल इन तीनों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा जो कि पेपर में आए हैं। इनके अलावा आप चाहें तो एक कवि का और लेखक का, एक एक्स्ट्रा लेखक का और इसके अलावा तीनों के एक एक्स्ट्रा कवि का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा। 4 इसमें याद कर लेंगे तो कोई ना कोई पेपर में फंस जाएगा। दोनों याद कर लेंगे तो 5 में इसमें और 5 नंबर इसमें, आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद छठे क्वेश्चन पर आएंगे। बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट और ध्रुव यात्री कहानी का उद्देश्य। तो जितनी भी कहानियाँ हैं, जैसे पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है, बहादुर है, इसके अलावा लाठी है और कई सारी कहानियाँ हैं, तो कहानियों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो कथा वस्तु, जिसको आप सारांश बोलते हैं, सारांश आप आसानी से लिख लेंगे। तो एक बार आप कहानी को पढ़ लीजिएगा जिससे आप छठे क्वेश्चन का आंसर भी लिख लें। 7वां खंड काव्य है। खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग होता है। कहीं पर मुक्ति यज्ञ लगा है, कहीं पर रश्मिरथी है, कहीं पर त्यागपति है, कहीं पर सत्य की जीत है। तो इसमें क्या होता है? प्रमुख पात्र का चरित्रण और आपको क्या करना होता है? इसका सारांश याद करना होता है। दोनों में से कोई एक ना एक आपका फंस जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, तीसरे चौथे में गद्यांश था और पद्यांश था, 5वें में आपका साहित्यिक परिचय था, 6वें में कहानी थी और 7वें में आपका खंड काव्य था। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। ये सब 7वें के भाग हैं। श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, सब कहानी के नाम हैं। अब हम आएंगे 8वें पर। 8वें में सेम चीज़ें रहेंगी जो भी आपने पहले देखी। यहाँ पर आपने देखा गद्य और पद्य देखा था। सेम इसी तरह से संस्कृत में आपको संस्कृत खंड आ जाएगा और संस्कृत श्लोक आ जाएगा। संस्कृत खंड है ये, संस्कृत, और नीचे इसके आपको मिल जाएगा संस्कृत श्लोक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, पीछे आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलते थे। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपको बोला जाएगा कि किसी एक का, दोनों में से किसी एक संस्कृत खंड का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है और हिंदी अनुवाद में आप जो भी हिंदी अनुवाद जितना भी आपको आ रहा है उतना आपको लिखना है। दोनों में से एक करना है। जो भी आपके चैप्टर में, इस बार तो फिलहाल पूरी किताब पढ़नी है। अगर आपने एक भी पार पढ़ा है तो आप साहित्यिक इसमें क्या कहते हैं, हिंदी अनुवाद तो कर ही लेंगे। आपको गद्यांश लिखने में संदर्भ लिखने में दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप इसको कर लेंगे आसानी से, इन दोनों का हिंदी में अनुवाद। 5 नंबर का अनुवाद इसमें है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद आपको इसमें मिलेगा। आप देख रहे हैं 2 हैं इसमें और दोनों आपकी किताब से ही हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी। अथवा में जो है इसका मतलब या तो आप ऊपर वाला हल करेंगे या तो आप नीचे वाला हल करेंगे। दोनों हल नहीं करना है, हल एक ही करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये फिलहाल आप, मेरी राय यही रहेगी कि आप किसी गाइड का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें ये सब आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके हिंदी के टीचर बहुत अच्छे हैं, यानी उनको नॉलेज है हिंदी के सब्जेक्ट में, प्रॉपर नोट्स बराबर बनवाते हैं, तो वो आपको इन सभी के नोट्स बनवा देंगे। लेकिन अगर आपने किसी बुक और किसी गाइड से पढ़ा है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इनको सॉल्व कर पाएँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ रहेंगी। आपको क्या करना है कि केवल एक का आपको अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने पर 1 नंबर मिलेगा और वाक्य प्रयोग करने पर 1 नंबर मिलेगा, टोटल 2 नंबर मिलेगा। तो जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना।
दूर के ढोल सुहावने होते हैं, या दूर के ढोल सुहावने, दूर की बातें अच्छी लगती हैं, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो इन सभी के अर्थ आपको पता है, और आप ऐसे बोल देंगे कि रमेश ने उमेश की आंखों में धूल झोंक दी, तब भी 1 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एकदम सिंपल सा एग्जामिनर को भी पता है कि बस बच्चे के पास टाइम नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं ये सब। संधि विच्छेद आएगा, पहले दूसरी तरह से आता था, आप तो केवल कर दिए हैं कि आप केवल टिक कर दीजिए, काम आपका चल जाएगा, पहले लिखना होता था। तो संधि विच्छेद आएगा, संधि विच्छेद आएगा 1 नंबर में, और 1 नंबर में ये, 1 नंबर में ये, 3 आएगा, ठीक है, टोटल 3 आ रहा है, 1 नंबर का तीनों आपका आएगा। फिर नीचे आएंगे विभक्ति वचन आएगा, जैसे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, ऐसा होता है। तो ये आपका होता है विभक्ति और वचन। पहले इसमें भी होता था कि आत्मना शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन लिखिए, ऐसा लिख कर आता था। आप तो सीधा पूछ ले रहे हैं कि आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर आपने कोई याद किया है पहले तो आपका इसमें काम चल जाएगा। तो आप याद ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके सिलेबस में है एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पेपर का पैटर्न देखेंगे, पैटर्न देखने से ये अच्छा रहता है, फ़ायदा रहता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। अभी आपको ये पता चल गया ना कि आपको ये मुहावरा पढ़ना है, लोकोक्ति पढ़नी है, संधि विच्छेद पढ़ना है, विभक्ति वचन पढ़ना है, इसके अलावा शब्द युग्म पढ़ना है, ये सब आपको पता चलेगा। ग्रामर पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा, आपका विभक्ति वचन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा शब्द युग्म, सूत, सुत, सूत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सूत मतलब पुत्र, सूत मतलब सारथी, ये है। यह सूत मतलब धागा होता है, ये है। यह सूत मतलब पुत्री होती है, ये है। तो अगर आप इन सभी को पढ़ेंगे अच्छे से तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रामर पोर्शन में एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। यही शुरू है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले लोकोक्ति और मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे संधि विच्छेद, उसके बाद आप पढ़ेंगे विभक्ति और वचन, उसके बाद आप आएंगे, आप पढ़ेंगे शब्द युग्म या एक शब्द के अनेक अर्थ। उसके बाद आप आएंगे, एक शब्द के 2 अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ, और यहाँ पर पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये आप पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अगला आपका टॉपिक रहेगा जैसे बहुत कम बोलने वाला, तो मितभाषी होता है बहुत कम बोलने वाला, तो ये है अनेक शब्द के एक शब्द। फिर आप आएंगे वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, फिर आप रस, छंद, अलंकार, ये तीनों पढ़ेंगे। रस है, छंद है, अलंकार है, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, कटा एक भी नहीं है। जितने रस हैं, जितने छंद हैं, जितने अलंकार हैं, सभी को पढ़ना है। फिर आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा या फिर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, या आपको लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर और एप्लीकेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा या फिर आपको लेटर लिखना पड़ेगा। सबसे अंत में 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक निबंध लिखना होता है। आप केवल इसमें निबंध लिखने का तरीका जान लीजिएगा कि कैसे लिखना है, प्रस्तावना क्या है, निष्कर्ष क्या है, कितने पॉइंट्स कहाँ पर डालने हैं, ये आपको इसमें तैयार करने हैं। इतने टॉपिक्स हैं, एक बार हम फिर से बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरे में गद्यांश मिलेगा, चौथे में पद्यांश मिलेगा, और 5वें में साहित्यिक परिचय मिलेगा, 6वें में कहानी का सारांश मिलेगा, 7वें में खंड काव्य का सारांश मिलेगा, 8वें में आपको संस्कृत खंड और संस्कृत श्लोक मिलेगा, 9वें में आएंगे लोकोक्ति और मुहावरा मिलेगा, 10वें में संधि विच्छेद मिलेगा, 11वें में आप आएंगे तो आपको शब्द युग्म मिलेगा, 10वें में संधि विच्छेद और शब्द विभक्ति मिलेगा, विभक्ति और वचन, 11वें में आपको शब्द युग्म मिलेगा और एक शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे, और उसी 11वें में अनेक शब्द के एक शब्द मिलेंगे। एक शब्द के अनेक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, ये दोनों आपको तीनों 11वें में मिलेगा। 12वें में आप आएंगे रस, छंद, अलंकार मिलेगा। 13वें में आप आएंगे, आपको संपादक के नाम पत्र यानी लेटर या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, और 14वें लास्ट क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना पड़ेगा। ये होता है बोर्ड एग्जाम का सिलेबस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कई सारी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। फिलहाल जल्द ही आपके पास सारी वीडियोज़ जाएंगी। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।